नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। बॉलीवुड में एक बेहद चर्चित गाना है, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। और आज उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से अब से कुछ देर पहले जो खबर आई वो कहीं ना कहीं इस गाने से मेल खाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फाइनली दो लड़के एक साथ आ चुके हैं, यानी कि गठबंधन अंतिम रूप ले चुका है। 17 सीटों पर कांग्रेस मान चुकी है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी भी अब से कुछ देर पहले दे चुकी है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, इस दौरान क्या कुछ वाकये हुए और अब समाजवादी पार्टी ने जो 17 सीटें दी हैं उनमें से 7 सीट ऐसी थी कि जिस पर समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती थी। 7 सीट ऐसी थी जिस पर अब तक लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक बार परचम लहराया है। तो क्या ये 17 सीटें दे करके समाजवादी पार्टी ने एक भूमिका अदा की है कि हमने गठबंधन भी कर लिया है, लेकिन ये ऐसी सीटें थी जहां पर मुकाबला मुश्किल हो रहा था। तो ये कांग्रेस के लिए जीत है या ये बैलेंस है, अगली चर्चा करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से कल अलग हुए, उसके बाद शाम तक एक खबर आई कि अगर अखिलेश यादव सोच सकते हैं, वापस रास्ते पे आ सकते हैं, तो उनका स्वागत करेंगे। तो ये दो बड़ी खबरें और ये दो बड़े मामले उत्तर प्रदेश के सियासत से जुड़े हुए, इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ से हमारे साथ भूपेश अवस्थी जी मौजूद हैं और इसके अलावा एएस हाशमी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद है। पेशे से अधिवक्ता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए अक्सर आप इन्हें टीवी डिबेट में देखते होंगे। हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो से मोहित दीक्षित जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। शुरुआत आपसे ही करेंगे मोहित दीक्षित जी। नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, 17 सीटों पर मानना ही था, तो अब तक इतनी अटकलें क्यों थी? नहीं, अटकलें नहीं थी। आज गठबंधन को लेकर के, हिंदुस्तान इंडिया गठबंधन को लेकर के हिंदुस्तान की जनता, ये जनता का गठबंधन था, इसको दलों को स्वीकार करना था। ये जब वो 62% लोग जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते किया था, और वो लोग जो 38% लोग जो लगातार मोदी जी के जुमलों से ठगे गए, उनका एक भाग, और ये जो 62% लोग थे, ये जनता गठबंधन करके बैठी थी कि आज जब 2024 में उनको नई सरकार चुनने का मौका आया है, तो दलों को कहीं ना कहीं आगे बढ़कर अपनी दिखाना पड़ेगा कि जनता के प्रति इतने जवाबदेह हैं, और वहाँ पर उस जवाबदेही को, उनके वोट को हम कन्वर्ट कर सके जीत में। इसलिए दलों को कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा जनता की बात, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। तो जनार्दन की बात प्यार करने से भी ज़्यादा आगे बढ़कर स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि जनार्दन ही हमको सत्ता की कुर्सियां दिलाती है। तो आज जनार्दन जब चाह रही है, जनता जनार्दन चाह रही है कि एक ऐसा गठबंधन बनाया जाए कि उनका सारा सामूहिक वोट एक जगह पर जाए। जनता चाह रही है या नेता चाह रहे हैं, ये कंफर्म करिए ना, ये क्लियर करिए, क्योंकि कल तक मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि कल शाम तक जनता नहीं चाह रही थी और अचानक आज कुछ ऐसा बदला कि जनता चाहने लगी। ये जनता के ऊपर मत डालिए ना, अपने नेताओं की बात करिए साहब कि आप क्या अड़े हुए थे और अब वो मांगे मान ली गई हैं, तो आप वापस आ रहे हैं गठबंधन। कल भी कांग्रेस हो या समाजवादी नहीं, पार्टी कल अखिलेश यादव ने 2 टूक कह दिया था साहब कि 17 सीटें हम दे रहे हैं और ये दे रहे हैं 3 दिन के अंदर, अगर आपको मानना है तो मानिए। और यही वजह है कि यात्रा में शामिल नहीं हुए। तो जनता पर मत डालिए ना पाला। नहीं, जनता पे डालना पड़ेगा, तभी तो स्वीकार किया। और लगातार सार्थक बातें लगातार चल रही थी, और जब दल अलग अलग हैं तो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन बैठ करके कोई बात होगी, तो कहीं ना कहीं जब 2 अलग अलग दल हैं तो उनकी अलग अलग मजबूरियां होंगी, वहाँ अलग अलग कार्यकर्ता होंगे, अलग अलग चुनाव लड़ने वाले लोग होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं समायोजन करना है, तो लेकर के उसको बातें होंगी। मुरादाबाद लेकिन फिर भी नहीं मिली है। चलिए बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। लेकर के, और रही जनता की बात, तो जनता तो 62% वो लोग थे जिन्होंने विभिन्न दलों को मोदी जी के खिलाफ वोट दिया था। आज वो चाह रहे हैं कि उनका 62% वोट फिर से आज कानपुर में राहुल गांधी 90% गिना करके गए हैं। 90% आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, राहुल गांधी सबका एक आंकड़ा जो उन्होंने निकाला है वो 90% निकाला है। 62 पे भी है, जनगणना की बात कर रहे हैं जो बढ़ाई है। आज तक वो आज उपेक्षित हो रही है, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, भूपेश अवस्थी जी के पास चलेंगे, वापस लौटेंगे मोहित जी, वापस लौटेंगे, आपको मौका मिलेगा। भूपेश अवस्थी जी, बिहार और उत्तर प्रदेश का रण जो है वो अब कितना मुश्किल हो गया है? एक साथ आ गई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। नहीं, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की जनता जान चुकी है जो कुछ कांग्रेस ने किया और सबके सामने है। कांग्रेस को छुपाने के लिए जगह भी नहीं है। अब इसीलिए उनको दूसरे दलों का सहारा लेकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है।
मेरा तो मानना है कि अब इस जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता है। अब तक बहुत भ्रमित किया गया, अब जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। इस समय ये जो काल है, देश की सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल है ये। इसलिए अब सारे लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कौन देश का भला कर सकता है। भूपेश अवस्थी जी, आपके साथ जो भी सहयोगी हैं इस वक्त, कृपया उनसे कहिए कि आपका फ्रेम थोड़ा सा ठीक करें, आपका फ्रेम ठीक से नहीं आ रहा है, और उसके बाद हम आपके पास वापस लौटेंगे। समाजवादी पार्टी के पास चल रहे हैं, मैं आपके पास भूपेश जी वापस लौटूंगा, प्लीज अपना फ्रेम ठीक करा लीजिए। हाशमी साहब के पास चल रहे हैं। हाशमी साहब, मजबूरी या जरूरी? कल तक आप कह रहे थे कि नहीं 17 सीट से हम ज्यादा नहीं देंगे, आज आपने 2 नाम वापस ले लिए हैं। सब लोगों को, और देखिए समाजवादी पार्टी तो बहुत पहले से सबको न्योता दिए हुए है कि हम सब इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े और मुफ्ती जी को बताएं कि जनता की ताकत क्या होती है। अब जो लोग निकल के भागना चाहते हैं, जो लोग निकल के चले गए, या जो लोग निकल के जाने के बाद फिर आने की बात कर रहे हैं, ये उनकी गलत हो सकती है। स्वागत है आपको उनका, समाजवादी पार्टी उन सबका स्वागत करना चाहती है। जनता चाहती है कि एक बार कम से कम भारतीय जनता पार्टी का जो धोखे की राजनीति चल रही है, जो लूट की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, जो गुंडागर्दी की राजनीति चल रही है, जो प्रॉपर्टी में कब्जा करने की राजनीति चल रही है। हाशमी साहब, आपकी आवाज आपकी थोड़ी सी गड़बड़ मिल रही है, शायद हेडफोन में आपकी तकनीकी कुछ खामी है। आप एक बार उसको दुरुस्त कर लें या हेडफोन हटा दे करके डायरेक्ट बात करें। वापस लौटेंगे आपके पास। आशु अवस्थी का रुख करें। आशु, उन्नाव में आज जिस तरह से राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, उन्नाव में क्या कुछ माहौल रहा? क्योंकि अन्नू टंडन के बाद लगभग अब वो भी सपा में आ चुकी हैं और कांग्रेस का जनाधार वहां पर लगातार घटता नजर आया है, तो और आज संबोधन भी नहीं हुआ है राहुल गांधी का उन्नाव में। क्या लगता है कि कुछ और वक्त देना चाहिए वहां पर, अगर कांग्रेस को लगता है कि दोबारा वहां पर स्टैंड करना है? गढ़ रहा है कांग्रेस का एक समय। जी बिल्कुल उमेश, आपको बता दें कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी की जो आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी वो उन्नाव पहुंची थी, और उन्नाव पहुंचते ही जैसे ही वो उन्नाव की सीमा में एंटर होते हैं, जगह जगह कांग्रेसी जो है उनका स्वागत सत्कार करते हैं। इस बीच में कोई भी अन्य पार्टी के नेता जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। और साथ ही साथ जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी ये वही उन्नाव है जिसने 2009 में अन्नू टंडन को कांग्रेस से भारी मतों से विजयी बना के भेजा था। वहीं अगर बात की जाए, इस बीच में राहुल गांधी लगातार जो उनकी यात्रा के दिन बीतते, इन दिनों उन्होंने जो है कई विवादित बयान भी दिए हैं, जिसको लेकर जो उन्नाव का युवा है वो भी उनसे खासा नाराज देखा गया है। और उसके साथ में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पूरी यात्रा रही, उनका यहाँ पे संबोधन न करना, यहाँ पे उनका न रुकना, लोगों से बात न करना, जनता को अपनी बात बताना पाना, उसको भी लोग जो है राजनीतिक लोग अलग अलग मायने उसके निकालने। अगर तौर पे माना जाए तो कहीं ना कहीं ठीक है। आशु लौटेंगे बिल्कुल। जिस तरह से जल्दबाजी में यात्रा कहीं ना कहीं वहां से संपन्न की गई, हालांकि पहले तो रूट में ही नहीं था उन्नाव जिला, लेकिन बाद में चूंकि लखनऊ पहुंची थी यात्रा और कानपुर आना था तो इस रास्ते में उन्नाव पड़ता था, उसे भी शामिल किया गया। इस बात को भी जनता देखेगी कि उन्नाव को किस तरह से किनारे साइडलाइन किया गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं वापस पहुंचूंगा हाशमी साहब के पास। हाशमी साहब, 17 में 2 लड़के एक साथ आए थे, रिजल्ट क्या हुआ था? जनता ने क्या रिजल्ट दिया था सबके सामने है। और जिस तरह से राहुल गांधी न्याय यात्रा में बयान दे रहे हैं, वो चाहे युवाओं को लेकर हो, वो चाहे पत्रकारों को लेकर हो, या फिर वो चाहे सामान्य वर्ग को लेकर हो, क्या कहेंगे? साथ कहीं भारी ना पड़ जाए फिर से दोबारा? देखिए, कभी भारी नहीं पड़ा और न कभी भारी पड़ेगा। सर 17 याद होगा सर आपको, आप बहुत पुराने लीडर्स हैं और लगातार जुड़े रहे हैं समाजवादी पार्टी से। मेरी बात सुनिए, पोजीशन ये है कि तमाम जो कॉन्स्पिरेसी भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे जिस सरकारी संस्थाओं को साथ में लेके कर रही है, मीडिया को साथ में लेके कर रही है, ये सारी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी उनके ऊपर भारी रहती है। समाजवादी पार्टी का जनाधार कभी नहीं घटा, ये अलग बात है। ठीक है, पिछली बार कुछ गलतियां हमसे हो गई, हम सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन इस बार देखिएगा आप, इस बार मोदी जी को जो है बहुत भारी पड़ रहा है। जो है राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा से बड़े फिक्रमंद हैं, डरे हुए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लेकिन हाशमी साहब, ये कैसे आएंगे? हाशमी साहब, सवाल मेरा फिर से सुन लीजिए।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान निश्चित तौर पर आपने भी राहुल गांधी के जितने भी संबोधन रहे या जनता के बीच जो भी बातचीत रही है वो आपने भी सुनी होगी। युवाओं को शराबी कहना, वाराणसी में युवाओं को शराबी कहना, जिस तरह से सवाल उठाना, उसके बाद अमिताभ बच्चन नाच रहा है, ऐश्वर्या राय नाच रही है। अरे सर, सांसद आपने राज्यसभा भेजा है, राज्यसभा सांसद नहीं, और दोबारा जया बच्चन जी को भेजा है, उनके परिवार के लोग हैं और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी की इस टिप्पणी का समर्थन कर रहे हैं हाशमी साहब। देखिए मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी ने अगर ये कहा, युवाओं को, जो आपने सवाल किया, युवाओं को शराबी कहना, जो शराब पीते हैं उन्हें शराबी कहा जाएगा? उनको क्या कहा जाएगा? आप बता दीजिए, क्या कहेंगे आप उनको? शराब पीने वालों को क्या कहेंगे आप? नाचने वालों को आप क्या कहेंगे? जो नाच रहा है उसको नाचने वाले को क्या कहेंगे? ठीक है, आप कलाकार कह सकते हैं, हम भी कहेंगे आपके साथ में, लेकिन जो रियलिटी है उससे कहाँ, मतलब जो है उससे हट सकते हैं क्या आप? राहुल गांधी जी बिल्कुल सही और साफ बात करते हैं। राहुल गांधी जी के उस बात का जो सच्चाई है राहुल गांधी जी के अंदर, वो मैं समर्थन करता हूं उस बात का। और राहुल गांधी जी के लिए जिस तरह से कहा गया, पूरी दुनिया ने देखा कि राहुल गांधी जी को पप्पू कहा गया और क्या क्या नहीं कहा गया, जबकि सबसे अच्छे कॉलेजेस में पढ़े हुए, सबसे ज्यादा उनकी क्वालिफिकेशन है, उसके बावजूद उनको डाउन करने के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, सारी जनता ने देखा। हाशमी साहब, राजनीति में अंत की संभावनाएं नहीं होती हैं। यही 2-3 महीने पहले का वक्त है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हुआ करता था, तो कौन अखिलेश वखिलेश, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से क्या टिप्पणी होती थी कि बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल ध्यान मत देना। और आज राहुल गांधी विश्व के टॉप लीडर्स में शामिल किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। जनता ये भी देख रही है और मेरे भी समझ में कम आ रहा है। वापस चल रहे हैं मोहित दीक्षित जी आपके पास। इस तरह की बयानबाजी, युवा नशे में घूम रहे होते हैं, मैं रात में निकला, युवा नशे में शराब पिए हुए लेटे होते हैं, प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका? नहीं, अगर आप देखेंगे कि लिकर के आया जो प्रोडक्शन है, लिकर के जो बेचा जा रहा है उसको लेकर इतना बढ़ रहा है। आज की तारीख में सूखा नशे को लेकर के सुनिए ना प्लीज, सवाल पर रही आप समस्या आपके साथ ही आप घुमा देते हैं बात को। मैं नहीं सुन पाऊंगा मोहित जी, नहीं उन्होंने आप या तो कहिए तो मैं बयान सुनाऊं, अगर आपने नहीं सुना, वाराणसी उनका, मैंने बयान भी, राहुल गांधी ने कहा है कि वाराणसी से जब मैं गुजर रहा था वाद्य यंत्र बज रहे थे और वहां पर युवा नशे में लौट रहे थे सड़कों पर। सर ये बयान है, क्या आप इसको नहीं स्वीकार करेंगे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश का युवा है, जो शराब का जो बिक्री है इतनी बढ़ गई है, ये बाकायदा आपके साक्ष्यों से प्रकट होता है, जो लाते हैं, जो भी आंकड़े आते हैं उनसे प्रकट होता है कि शराब की बिक्री लगातार बढ़ रही। कोरोना काल में लोगों ने बताया कि अर्थव्यवस्था चलाने की, ये वही सरकार है जो बोल रही थी कि हाईवे से 50 मीटर 500 मीटर दूर होगा और उसके बाद हाईवे पर लगा डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को, यहाँ बैठकर वाद्य यंत्र जोड़ करके वो बोल रहे हैं वाराणसी और कोट कर रहे हैं। वो अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में लगातार शराब माफिया बढ़ रहे हैं, वो अगर इसका जिक्र करते हैं, सूखे नशे का कारोबार चल रहा है, वो इसका जिक्र करते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस पार्टी का शराबी कहेगा, युवाओं की नौकरियों के लिए बात हो रही, वो आप नहीं बोल रहे। सर बोलूंगा ना, एक बार इस पर जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। आप तो घुमा रहे हैं, आप इस पर जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऐसा नहीं होगा ना, स्वीकार करेंगे कि कोरोना काल मैं करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा और सवाल भी करूंगा भूपेश अवस्थी जी से, और मैं लगातार करता हूं। लेकिन आप भी तो जवाब दीजिए ना कि राहुल गांधी का ये जो बयान है, वाराणसी में वाद्य यंत्र बज रहा था और युवा सड़क पर शराब पीकर लौट रहे थे। तो मैं अगर मैं रेत के अंदर सर गुजर लूं तो क्या मैं तूफान आने को झुटला दूंगा क्या? अगर ये सच्चाई दिख रही है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इस समाज में जब आप परिवर्तन करके कोई बात को आप किसी संबोधन कर रहे हैं तो आपको कम से कम कमियों को भी कहीं ना कहीं। नहीं सर, तो फिर अगर बीजेपी या बाकी हिंदू संगठन कहेंगे ना कि आप सनातन का आप भी अपमान कर रहे हैं और वो पेरिस का जिक्र करेंगे, वो पेरिस का जिक्र करेंगे जब राहुल गांधी विदेश में बैठकर कहते हैं, सुनिए ना मोहित जी, सुनना भी तो सीखे। वो अगर पेरिस का जिक्र करेंगे जब राहुल गांधी पेरिस में विदेश में बैठ करके सनातन के खिलाफ टिप्पणी
टिप्पणी करते हैं, भारतीय जनता जब राहुल पार्टी की गांधी लोकसभा कहते हैं में कि ये सारे लोग मंदिरों में मूर्तियां शिथिल रखी रहती हैं, जैसे लोकसभा में सांसद खड़े रहते हैं वैसे मंदिरों में मूर्तियां रखी रहती हैं, और खास तौर से दलित अल्पसंख्यक की जो सांसद है वो मंदिर में बेकार मूर्तियों की तरह। तो इस बयान पर फिर सवाल उठेंगे ना भूपेश अवस्थी जी? नहीं अगर एक सेकंड, ठीक है, आप अपनी बात बोल लेंगे, चलिए जवाब दीजिए, 10 सेकंड में जवाब दीजिए, मैं भूपेश जी के पास चलूंगा। 10 आप सेकंड में जवाब आज दीजिए। की तारीख में ये बताइए ना कि मोदी जी के मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो अपने ओबीसी वर्ग के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए या एससी वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं। आज हमारी अगर राष्ट्रपति महामहिम मनाई गई है तो उनको अगर एक प्राण प्रतिष्ठा का उदाहरण दिया गया, वो ना उनके उद्घाटन में रही, ना उस समय जब उसका पूजन चालू हुआ तब हो रही। तो क्या अभी आप संसद सदन को लेकर के देखिए, संसद सदन में भी एक व्यक्ति नहीं अपना महिमा मंडन कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा कि हम केवल और केवल सिंबोलिज्म की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी जी केवल दिखावे के लिए अपने को ओबीसी का सबसे बड़ा नेता बता करके, आज ओबीसी की जब बात होती है सचिवालय में, वहां पर 90% लोग 97% लोग केवल एक विशेष प्रजात वर्ग के हैं, अभिजात वर्ग के हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको लानी पड़ेगी पटल में, और उसको अगर उसको लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं राजस्थान के आंकड़े निकलवाऊं? नहीं आप कहीं प्रदेश में आपके साथ नहीं आप क्या बात कर रहे हैं साहब? अब भूपेश अवस्थी जी, अगर वो प्रथा बदलाव या सुधारने की बात हो रही है तो उसको गलत कैसे बोला जा सकेगा? भूपेश अवस्थी जी, क्या ये मान लिया जाए कि आदिवासी होने के चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिया गया या वो शामिल नहीं हुए? कांग्रेस का सीधा आरोप है। अगर ऐसा कुछ होता तो उनको राष्ट्रपति क्यों बनाया जाता? ये लोग सारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से ये कुंठित हो गए हैं, और कहीं ना कहीं इनको ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सारा ओबीसी समाज, सारा समाज इनके साथ जुड़ता चला जा रहा है। तो इनको कहीं सत्ता में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस तरह की उल बातों की बात करते हैं। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि जितने लोग ओबीसी का जितना भला इस काल में हुआ है, इनके मोदी जी के काल में हुआ, इतना कभी नहीं हुआ है। आप सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने ओबीसी हैं उतने कभी नहीं रहे, कभी किसी पार्टी में नहीं रहे। और इसके बाद भी अगर इस तरह की बात करते हैं तो इनकी दिवालियापन का ये परिचायक है। ये कहीं ना कहीं देख चुके हैं, जान चुके हैं कि जनता इनके साथ नहीं है। अब वो पार्टी को कहीं ना कहीं खड़ा करना है, चुनाव लड़ना है, इसलिए इन सब बातों से कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इनको मिलने वाला कुछ भी नहीं। आप देख लीजिएगा, बहुत दिन नहीं है, 100 दिन के अंदर लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और दिखाई दे जाएगा कि ये कहां पर है। मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, और अब की बार 400 पार की सरकार बनने जा रही है। आप ये देख लीजिएगा, सामने जनता सरकार बनाएगी। ठीक है, हाशमी साहब आपके पास आ रहे हैं। 17 सीटें ऐसी हैं, 7 में आप कभी नहीं जीते हैं, 7 में एक बार जीते हैं, तो 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपने रिपीट किया है। तो ये तो एक तरीके से कि पल्ला झाड़ना हो गया कि ठीक है हम गठबंधन में भी आ गए हैं, और 17 ऐसी सीटें हैं कि जिन पर लगभग हम शून्य हैं। 7 पर कभी नहीं जीते आज तक, 7 पर एक बार जीते, वो भी मामूली अंतर से, और 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम रिपीट हुए हैं। तो गठबंधन की पटकथा भी लिख गई, और 63 सीट पर अकेले लड़ेंगे, बचकर निकल भी आए, माना जाए इसे? देखिए इस बार कांग्रेस भी बड़ी तादाद में सीटें जीतेगी, और समाजवादी पार्टी भी कम से कम 40 सीटें जीतेगी। आप देखिएगा सर, वही तो मेरा सवाल था इससे पहले कि 17 में भी 2 लौटे आए थे एक साथ, और यूपी की जनता ने उस वक्त क्या उनको मैसेज दिया था और क्या रिजल्ट आए थे, क्या आंकड़े आए थे, वो भी सबने देखा था। एक बार फिर ना आप नुकसान करा बैठिएगा साहब। मोदी जी के चक्रव्यूह से जनता कुछ गुमराह हुई थी, इस बार नहीं होने वाली है। इस बार वो देख रही है कि आपने अभी जो सवाल किया था कि शराबी को राहुल गांधी जी ने, मतलब कुछ युवाओं को जो शराब पिए दिखाई दिए, शराबी कह दिया। आपने देखा होगा लॉकडाउन में शराब की दुकानें तो खोली थी, अस्पताल बंद कर दिए थे मोदी जी ने, दवाइयों की दुकानें बंद कर दी थी। उनके घर की महिलाओं ने ये कहा था कि शराब की दुकानें खोल दी, उन्होंने विरोध किया था। जनता विरोध कर रही है, और जनता चाहती है, इस बार जनता यही गठबंधन चाहती है। अब किसे नतीजे दिखाएगी जनता, ठीक है, आप देखिएगा। हाँ। और बड़ी तादाद समाजवादी पार्टी मजबूत उभर के आ रही है, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश से। सर फिर आप अकेले बात करने लगे, समाजवादी पार्टी मजबूत उभर करके आ रही है सर, सब तो गठबंधन भी हो गया है ना सर, गठबंधन की बात नहीं करेंगे क्या? नहीं, गठबंधन में जो है कांग्रेस पार्टी को भी 17 सीटें दी हैं, 17 सीटों में अच्छी सीटें कांग्रेस भी जीतेगी।
सर एक सवाल और, 63 सीटों पर आप लड़ने का दावा कर रहे हैं, 40 पर जीतने का दावा कर रहे हैं। एक राजा भैया के पास नरेश उत्तम पटेल पहुंचे थे, 2 दिन से ये खबर उत्तर प्रदेश की सियासत में ये भी चर्चा में है। वहां पर उनके साथ चाय पकौड़ी के जो बीच में जो उसकी गर्माहट थी, वो क्या उन तलखियों पर जो गर्माहट है या वो जो धुआं है वो पूरी तरह से छाप छोड़ देगा? वापस जुड़ने जा रहे हैं, उनको भी एक आध सीट दे देंगे क्या? देखिएगा, अभी एक्चुअल में उन सारी बातों को, चूंकि अंदर की बातें हैं, अभी मैं नहीं कहना चाहता आपके सामने। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी चर्चा में भी अभी मैंने सुना कि जो जाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सम्मान मिलेगा तो हम वापस फिर आ सकते हैं, और जो उनके साथ चले गए वो भी आने का मन बना रहे हैं। इसलिए उन्हें मालूम है जनता की पोजीशन, जनता जिस तरह से जनता में हवा है, भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से नाराज है, विकास का कोई काम नहीं किया, नौजवान बेरोजगार हो गया। अभी जो पुलिस भर्ती का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर फिर लीक हो गया, आपने देखा होगा अभी। और ये हर बार जितनी वैकेंसी निकलती है, जो भी एग्जाम होते हैं, वो उनके पेपर लीक हो जाते हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं? सर, देश के अंदर डिजिटल युग है हाशमी साहब, एक्चुअली डिजिटल युग है। और जब आप पेपर लीक का जिक्र करेंगे तो युवा बहुत होशियार है, वो पूछेगा और बताएगा, आंकड़े निकाल करके दिखाएगा कि पिछले 5 सालों में अगर जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा पेपर लीक राजस्थान में हुए हैं। अब तक के जो आंकड़े हैं, राजस्थान राजधानी बन चुका था पेपर लीक के मामले पर, तो वो आपके सहयोगी है ना जब वहां पर सरकार चला रहे थे, तो जनता आपसे भी सवाल करेगी। इसीलिए राजस्थान में हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में भी होंगे, पूरे देश के अंदर उसको होंगे। डिफेंड नहीं करना है, लेकिन अगर राजस्थान पर आप चुप्पी साध लेंगे और उत्तर प्रदेश पर पेपर लीक पर सवाल उठाएंगे तो सर पूछा जाएगा ना। समाजवादी पार्टी के टाइम में कितने लीक हुए आप बताइएगा? समाजवादी पार्टी नहीं सर, समाजवादी पार्टी नहीं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। और अब आप चूंकि गठबंधन में आ रहे हैं तो उनके जो अब तक का कार्यकाल रहा है, उनकी जो योजनाएं रही है उस पर भी जिक्र होगा ना, उस पर भी चर्चा होगी। पेपर उनका लीक होता है, मतलब बड़ी मजबूत सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और सारी मतलब बड़ी मजबूती के साथ में सरकार चल रही है कहा जाता है। सारी के सारी सरकारी संस्थाएं उनके हाथ में हैं। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य, एक और बड़ी खबर आ रही है हाशमी साहब, एक और बड़ी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य कल दिल्ली में अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे, आपसे अलग हो चुके हैं, और उसके बाद अलग होते ही अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव पर बड़ा बयान भी उन्होंने दिया था। उसके बाद कल वो दिल्ली में अपनी नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं, और संभावना और इस बात की भी व्यक्त की जा रही है, सूत्र बता रहे हैं कि वो भी इंडी गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। और जब हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है चुनाव भी लड़ेंगे, सीट देंगे उनको। तो इसमें खराब बात क्या है? ये तो लोकतंत्र है। नहीं सर, आपकी विचारधारा अलग हो गई है ना, आपकी विचारधारा अलग हो गई है। कल डिम्पल यादव जी ने बोलिए 10 सेकंड में बोलिए, उसके बाद पहुंचते हैं। 10 सेकंड बताइए, जवाब दीजिए हाशमी साहब, जवाब दीजिए। जी सवाल करिए, फिर पूरा कीजिए। मैंने कहा ना कि क्या आप सीट देंगे, क्योंकि कल विचारधारा बदल चुकी है। कल विचारधारा ऐसे बदल चुकी है कि साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामगोपाल यादव अब नैया डुबो देंगे समाजवादी पार्टी की, और अखिलेश यादव ने पीडीए की खुद हवा उड़ा दी है और हमारी विचारों में मतभेद हो गया, इस वजह से हम अलग हो रहे हैं। अगले ही पल डिम्पल यादव जी का स्टेटमेंट आ गया कि वो लोभी हैं और पार्टी ने उन्हें एमएलसी का पद दिया, महासचिव का पद दिया, और उसकी उन्होंने मलाई खाई, और अब जब चुनाव है राज्यसभा नहीं भेजे गए तो अलग पार्टी बना रहे हैं। अब कैसे इतनी जल्दी विचारधारा कैसे पलट जाएगी बताइए? वो देखिएगा, अभी बदायूं से उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी। चच्चू को भेज दिया है आपने। क्या कहेंगे हम? उसके बाद में भी हमें मालूम था कि वो बदायूं से चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद में भी वो हमारे साथ थे। उसके अलावा जो बयानबाजी और करते रहे हैं वो, उसके बाद में भी वो हमारे साथ थे। सर बदायूं में तो आप फंसते नजर आ रहे हैं। आप बयान है, शिवपाल चाचा की प्रतिष्ठा आपने दांव पे लगा दी है। अंदर क्या चल रहा है परिवार में, क्योंकि जब तक धर्मेंद्र जी का टिकट कटा उन्हें पता ही नहीं था, वो रैली को संबोधित कर रहे थे, आपने चाचा को उतार दिया। कितने लोगों से लड़ेंगे? अगर आप गठबंधन में सीट नहीं देते हैं, स्वामी प्रसाद अलग पार्टी बनाते हैं, वो पूरी तरह से विरोध करेंगे। संघमित्रा वो विरोध करेंगी। इसके अलावा सलीम शेरवानी साहब जो कि बड़े चेहरे हैं, बदायूं से कई बार सांसद रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं देखिएगा आज ही कल में उनका भी डिसीजन आ जाएगा कि कांग्रेस या बसपा से वो भी टिकट मांग कर ले आएंगे। कितने लोगों से, वहां तो और मुश्किल कर दी आपने चच्चू के लिए। कांग्रेस तो हमारे पैक्ट में है, हमारा विरोध कैसे कर पाएंगे? वो कांग्रेस से तो हमारा गठबंधन हो गया, कहां कैसे विरोध कर पाएंगे? दूसरी अगर बात बसपा से, जी ठीक है,
बसपा से अगर ले आकर आते हैं या स्वामी प्रसाद के पास चले जाते हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल, शेरवानी और स्वामी प्रसाद में बातचीत चल रही है। चलिए, संपर्क टूट गया। अभी तो जी जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। आप ही बता रहे ठीक है, मैं वापस लौटूंगा, तकनीकी खामी है। भूपेश अवस्थी जी आपके पास आ रहा हूँ। दोबारा वापस आ सकते हैं। ठीक हम है, स्वागत करेंगे, वापस आएंगे। हाशमी जी आपके पास वापस लौटेंगे, भूपेश जी के पास चल रहे हैं। हालात ये अच्छा ठीक है, हाशमी जी वापस जुड़ चुके हैं। 10 सेकंड में पूरा कीजिए हाशमी साहब प्लीज। जी, हाशमी साहब आप पूरा कीजिए। जी जी जी, हमारा कहना यह है कि देखिए, हमारा कांग्रेस से गठबंधन बड़ा कामयाब गठबंधन रहेगा। और जितने लोग ये छोड़ के भागने की बात कर रहे हैं या जो छोड़ के जाना चाहते थे, उन्होंने जनता की आवाज को पहचान लिया है। ये सारे लोग वापस लौट के आएंगे। और जो है माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके बिहेव को, उनके बर्ताव को, उनकी स्वीट टंग को, जिस तरह से वो सबका मान सम्मान करते हैं, उनको कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता। जो नाराज है वो भी हमारे साथ में रहेगा। और ये चुनाव अच्छा चुनाव होगा। हाशमी साहब, इसीलिए तो मैं बार बार ये सवाल करता हूं कि क्या ये जरूरी है या इतनी बड़ी मजबूरी है। अखिलेश यादव की लीडरशिप पर डायरेक्ट सवाल उठा दिए जाते हैं। पल्लवी पटेल कहती हैं कि अखिलेश यादव को पीडीए का मतलब ही नहीं पता है। स्वामी प्रसाद कहते हैं कि पीडीए की खुद अखिलेश यादव ने हवा उड़ा दी है। डायरेक्ट उनकी लीडरशिप पर सवाल उठा दिए जाते हैं, उसके बाद दोनों किनारा कर लेते हैं और फिर वापस अखिलेश यादव उनको पार्टी में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा सवाल बार बार यही होता है कि ऐसी ये बड़ी मजबूरी है या फिर ये दोनों जरूरी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, उससे लड़ने के लिए सर, अगर मैं सवाल समाजवादी पार्टी का करता हूं, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद का करता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी पर चले जाते हैं। चलिए, जवाब तैयार कर लीजिएगा, लौट करके आएंगे। जवाब तैयार कर लीजिएगा, लौट करके आएंगे। भूपेश अवस्थी जी, बहुत देर से उनको मौका नहीं मिला है। भूपेश अवस्थी जी, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं गठबंधन के बाद? नंबर एक, और दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरह से AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं वो बड़ा समर्थन करने में लगे हुए हैं कि बहुत सही समय पर स्वामी एक बड़े नेता हैं बहुजन के, और जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिया वो बहुत सही समय पर लिया। राजभर कह रहे हैं कि हमने भेजा था, काम हो गया, बंटाधार के बाद अब वापसी करा लेंगे वापस। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी से जाने के बाद आप देख रहे हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। और नहीं तो गठबंधन के रास्ते तो खुले हुए हैं ना। मान लीजिए वो गठबंधन की अगर बात करें तो एनडीए में शामिल कर लेंगे क्या? उनकी बेटी को आपने सांसद बनाया हुआ है। नहीं, अभी ये सवाल नहीं है, अभी ये प्रश्न भी नहीं है। अभी तो राष्ट्रीय पार्टी के ऐलान करने की घोषणा उन्होंने की है। वो अपनी स्वेच्छा से छोड़कर गए थे। हाँ। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सबके सामने है। हाँ। समाजवादी पार्टी ने उनको तुरंत लिया और उसके बाद एमएलसी बना दिया गया। आज की तारीख में उन लोगों ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है, एमएलसी से भी इस्तीफा दे दिया है और सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। सर, 5 साल आपके यहाँ भी मलाई खाई थी उन्होंने, के बाद भी अगर ये 5 साल सत्ता की मलाई आपने भी उनको खिलाई थी और उसके बाद वो इस्तीफा दे के चले गए थे। निकाला आपने भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जिसको रखती है वो निकालने का काम नहीं करती है, वो निकालने का काम नहीं करती है। वो अपनी स्वेच्छा गए और जो कुछ भी किया जनता के सामने है। जनता ने जवाब भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बाद चुनाव लड़े तो चुनाव हार गए वो। ठीक है, आप सबके सामने अपना विचार है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने का काम करती है, लेकिन अगर कोई छोड़ के जाना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं, तो जब चाहे जा सकता है। पर ऐसे लोगों के बारे में जनता खुद ही निर्णय करती है और निर्णय किया जनता ने। ठीक है, आंसू अवस्थी, ये 2024 का चुनाव कितना पेचीदा हो गया है और ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो पल पल बदल रही है। कभी सूचना आती है कि नहीं, 2 पार्टियां जो कि कल एक साथ थीं, 2 बड़े नेता जो कल एक साथ थे वो अलग हो रहे हैं, और अगले ही पल सूचना आ जाती है कि नहीं साहब बातचीत चल रही है, हो सकता है वापसी हो जाए। ये 2024 में ये स्थिति क्या वजह मान रहे हैं आप? जिस तरह से एनडीए का कुनबा मजबूत हुआ है, डर लग रहा है कहीं ना कहीं, और इस वजह से ये उथल पुथल चल रही है, क्योंकि जब अब वक्त चुनाव का है, लोगों के बीच जाने का है, तो अभी सीट शेयरिंग पर ही मुद्दा चल रहा है। अभी वो गए, ये आए, वो कल आएंगे, वो कल चले जाएंगे, अभी केवल इसी पर बात उलझी हुई है। किस नजरिए से देख रहे हैं?
जी बिल्कुल उमेश, कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है उसमें लगातार जिस तरीके की बयानबाजी सामने आती है, अखिलेश यादव और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस की जिस तरह से गठबंधन को लेकर बात सामने आ रही है, 17 सीटों पर बात बन चुकी है। उसी को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो अलग भी हो चुके हैं और उन्होंने अपनी नई पार्टी का बनाने का ऐलान भी कर दिया। साथ ही मायावती की अगर बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो भी कहीं ना कहीं गठबंधन से अलग देखी जा रही है। तो इस मौके पर अगर साफ तौर पर माना जाए, क्योंकि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पॉलिटिक्स की क्राइसिस मचा था, उसके बाद में नीतीश की घर वापसी हो गई। घर वापसी के बाद में जो तेजस्वी ने जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है, अपनी बातों को लेकर जनता के बीच में रूबरू हो रहे हैं। वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में जिस तरीके से जो पॉलिटिक्स जो हेरफेर मचा, तो उथल पथल जो मची हुई है, इसमें साफ तौर पर अगर देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जहां पे अभी तक दो सीटों पे जो पेच फंसे हुए थे। हालांकि जो जो जिस तरह से जो कांग्रेस का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि बात बन नहीं, सीजन से बात करना है और ये कल तक फाइनल हो जाना है। क्या किस तरीके से जो है ये लोग आगे दो बीजेपी को जो है यूपी में किस तरीके फेस करेंगे, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से मजबूत है। लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए यूपी की पॉलिटिक्स को देखते हुए, कहीं ना कहीं जो मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, कांग्रेस है, ये सब एकजुट होंगे तो ही कुछ भला हो सकता है, लेकिन एकजुट होने की कोई भी राह सामने नजर नहीं आ रही। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरीके से मीडिया से ब्रीफिंग करके बातें सामने आती रही हैं, इसको लेकर उम्मीद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये दोनों पार्टियां साथ में आती हैं तो बीजेपी का जो 80 बनाम 80 कमीशन है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। जी ठीक है। हाशिम साहब, 19 में आपने बसपा आरएलडी दोनों आपके साथ में थी, दोनों का अपना बहुत बड़ा वोट बैंक है, बसपा का अपना वोट बैंक है, आपका अपना वोट बैंक था। और उसमें क्या हुआ था किसी से छिपा नहीं है। बसपा फायदा ले गई थी, 10 सीटें ले गई थी, आप कम पे सिमट गए थे। कहीं ऐसा ना हो कि सियासी जमीन खोज रही कांग्रेस इस बार बाजी मार ले जाए और फिर आप लकीर पीटते रह जाएं और चुनाव के बाद यूपी के दो लड़कों की राहें फिर से जुदा हो जाए। देखिए, हमारी सियासी जमीन की फिक्र मत कम 70% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की और अपने जो है मिनिस्टर्स के टिकट काटने जा रही है। उसके बाद देखिएगा जो भगदड़ मचेगी, उसके बाद देखिएगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कितनी मजबूत होती है। आपको पूरा देश देखेगा भगदड़ मचने वाली है ना भारतीय जनता पार्टी में। हाशमी साहब मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं। मैंने फिर से सवाल आपको लेकर के, आपकी पार्टी को लेकर के किया था साहब, आप फिर बीजेपी पे पहुंच गए। और अगर आप ये कहेंगे कि बीजेपी 70% लोगों के टिकट, पार्टी के भगदड़ की अभी जिक्र नहीं की, उनके ईडी सीबीआई और ये सब लगी हुई है। डर के मारे लोग इधर से उधर नहीं हो पा रहे। अभी टिकट कटने तो दीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट डिक्लेयर तो करे, उसके बाद देखिएगा भगदड़ कैसी मचती है। 70% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट काटने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद में जो भगदड़ मचेगी देखिएगा। बाकी भूपेश अवस्थी जी, ये लिस्ट लीक कहां से हो गई है और हाशमी साहब के दफ्तर में पहुंच गई है? वो कह रहे हैं 70% नेताओं के टिकट आप काटने जा रहे हैं, भगदड़ मचने जा रही है। भूपेश अवस्थी जी, आवाज आ रही है? चलिए भूपेश जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वापस मोहित जी आपका रुख कर रहे हैं। मुरादाबाद, बलिया, बिजनौर, कांग्रेस ये तीनों सीटें मांग रही थी। सब कल तक आप मांग रहे थे, नहीं मिल रही थी, गठबंधन नहीं हो रहा था, आज भी नहीं मिली है, आज आपने कर लिया। अगर कल ही कर लिए होते तो संभव था कि अखिलेश यादव भी आपकी यात्रा से जोड़ना नहीं चाह रहे थे अखिलेश यादव को, कि नहीं जब हम बिल्कुल अंत में आ जाएंगे तब अखिलेश यादव को शामिल करेंगे। देखिए, ये टीवी डिबेट्स के टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन आज बात केवल चुनाव जो आ रहा है 2024 का, ये दो लोगों के बीच है, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा इंडिया। तो आज जो भी आप चाहे उसको स्वामी प्रसाद जी की बात करें, चाहे आप पल्लवी पटेल जी की बात करें, चाहे आप शेरवानी जी की बात करें, चाहे आप जाकर जयंत जी की बात करें, या हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में किसी भी नेता की बात करें, तो ये उसकी जवाबदेही बनती है कि वो आज इंडिया के साथ खड़ा होना चाह रहा है या मोदी के अहंकार के साथ खड़ा होना चाह रहा है। आज मेरी बात बिल्कुल दुविधा, ये दुविधा एक वर्ग को अगर मैं सपा से सवाल कर रहा हूं तो वो बीजेपी पर पहुंच जा रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बलिया, मुरादाबाद, बिजनौर आपको नहीं दी जा रही थी, अब कैसे मान गए?
तो आप भी वापस क्योंकि बीजेपी वो और सीट उस इंडिया पे में पहुंच जितवानी गए। है, क्योंकि इंडिया को वो सीट जितवानी है तो हर दल को जनता की बात माननी पड़ेगी। आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो 62% लोग जो 2019 में नहीं दे पाए, नहीं दे रहे थे वोट भारतीय जनता पार्टी को, आपने मगर बटे थे। 24 घंटे के अंदर कौन सा सर्वे करा लिया जनता से कि जनता ने आपको कह दिया कि ठीक है, कल तक जनता कह रही थी कि इन तीनों सीटों पर जब मिल जाए तभी बात मानिएगा, तभी गठबंधन कीजिएगा, और 24 घंटे में जनता के सर्वे ने आपको रिपोर्ट दे दी कि नहीं, बुक कर लीजिए। क्या बात कर रहे हैं जो साहब? 3 सीटें आप बता रहे हो उसमें समाजवादी का सिंबल से चुनाव लड़ा जाए या भारतीय या कांग्रेस के सिंबल से लड़ा जाए, वहां पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा होना ये महत्वपूर्ण बात है। अगर हम लगातार बात कर रहे हो एक सर्वोपयुक्त प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं जो किसी जिस दल का है उसके सिंबल से लड़ेगा, तो क्या उसमें गलत है? अपनी बात रखना क्या गलत है? अगर कोई आपस में बात हो रही है तो अपने 2 लोगों की बात हो रही है तो क्या अपना प्रत्याशी अपनी बात रखना, अपनी बात भी ना रखे गठबंधन होने से पहले तो आप कहोगे लो बिल्कुल नहीं समर्थन साहब, कर दिया। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, आपकी बात मजबूरी भाई मैं घूम- समझ रहा हूँ। बात में मोहित कोई दीक्षित जी, आपकी मजबूरी मैं बात आज समझ रहा मजबूरी हूँ। है, बिल्कुल आपकी मजबूरी है। समझ नहीं, रहा हूँ। बिल्कुल मजबूरी है। आज लोकतंत्र को बचाने की मजबूरी है। वो 62% लोग जो 2019 में नहीं चाहते थे, जो 38% लोग लगातार मोदी जी की नीतियों से ठगे जा रहे, उनको जवाब दे हमारी मजबूरी है। सर, वो लोकतंत्र चाहते को हैं बचाने- कि 2024 लोकतंत्र में को- मोदी जी सरकार में ना आए, ये हमारी मजबूरी है। उनकी जनआकांक्षाओं को पूरा करना हमारी मजबूरी है। आप उसको मजबूरी का नाम दे सकते हैं, लेकिन आज हमारा जो उद्देश्य है इस तानाशाही सर, ऐसे सरकार से भटक कर इस बचा देश- नहीं जा सकता अरे, है ना सर। अभी बहुत आपने समझदार चंडीगढ़- लोग हो गए हैं। अभी आपने चंडीगढ़ में उदाहरण बहुत देखा। समझदार लोग हो गए हैं सर। जी बिल्कुल बहुत कह रहा हूं, समझदार बिल्कुल लोग कह हो रहा गए हूं। हैं। टीवी डिबेट से कतई वो आप आदमी निष्कर्ष एक नहीं सीट निकाल रहा, मिली वो थी समझदार आपको है। पिछली बार, जबकि नहीं, अमेठी और रायबरेली हमेशा समाजवादी पार्टी आपका समर्थन करती आई थी। बिल्कुल। अमेठी आपने बिल्कुल। किस तरह से हारे थे स्वीकार कर आपको लिया। भी पता है। एक सीट मिली नहीं, थी स्वीकार कर रायबरेली लिया। में, सोनिया गांधी ने छोड़ दिया है। बिल्कुल स्वीकार करें। ठीक है, वो भी अब आपके लिए नहीं है। यानी कि उत्तर प्रदेश पूरा आपके लिए नया है। उत्तर प्रदेश की बिसात आपके लिए नहीं है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना पड़ेगा कि वो मोदी वाला वोट लेंगे कि इंडिया वाला वोट लेंगे। आज जयंत चौधरी को बताना पड़ेगा वो मोदी वाला 38% जो लूट और सर, लेकिन एक विचारधारा होनी चाहिए ना कि कोई आतंकवादी आ जाएगा कि नहीं, हम शामिल हो जाएगा तो कर लेंगे। देश को बचाना सबसे बड़ी विचारधारा है मेरे ख्याल से। अगर भारतीयता भारत देश को बचाना है, आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, अभी आपने चंडीगढ़ का उदाहरण देखा ना, चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट को आकर के चुनाव आयोग का काम करना पड़ रहा ठीक है। है। अरे ये छोटे से चुनाव ठीक में है, इतना भूपेश करना पड़ रहा है। अवस्थी जी। वहां के सांसद के वो देखिए उसमें हिस्सेदारी देखिए। आ रहा ये हूं। सारे मुद्दे जो आप नेताओं को लेकर के इर्द गिर्द बुन रहे हैं, नहीं। ये इररिलेवेंट मुद्दे हैं। वापस- आज केवल वापस और लौटें। केवल मुद्दा इंडिया और मोदी है। ठीक है, मुद्दा इंडिया और मोदी है। भूपेश अवस्थी जी दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आ रहा हूं हाशमी साहब, आप ही का सवाल पहले पूछ लेता हूं। भूपेश अवस्थी जी, हाशमी साहब कह रहे हैं कि 70% नेताओं की टिकट बीजेपी काटने जा रही है, उसके बाद बुरी तरह से भगदड़ मचेगी, संभाल नहीं पाएंगे आप। तो ये टिकट काटने वाली जो लिस्ट है, ये कैसे लीक हो गई आपके दफ्तर से और हाशमी साहब के पास पहुंच गई? पहले तो हाशमी साहब को बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी बड़ी खबर हाशमी साहब के पास पहुंच गई, और ये किसी को पता नहीं है, हम लोगों को नहीं पता, उनको पता है। इसके लिए निश्चित रूप से उनकी खुफिया तंत्र बहुत मजबूत है कि उनको सारी जानकारी मिल गई है। और 70% अगर बीजेपी टिकट काटेगी, बीजेपी का इंटरनल मामला है, क्या उनको टिकट दे देंगे वो? अगर उनके लिए उनको लगता है कि 70% लोग बीजेपी के टिकट कट रहे हैं, तो बीजेपी के टिकट, बीजेपी वहां के जो प्रत्याशी है उनको टिकट देंगे, पहले वो तय कर ले। और बीजेपी के टिकट से क्या लेना देना उनका, भाई उनका तो अपनी। ठीक है, कुछ तकनीकी कारण है। एक बार फिर भूपेश अवस्थी जी हमारे साथ, उनका से संपर्क टूट चुका है। वापस आएंगे हाशमी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। इनकमिंग वॉइस। हाशमी साहब अपनी बात पूरी कीजिए। जयंत चौधरी जी को समाजवादी पार्टी 7 सीटें दे रही थी, वो 4 सीटों पे राजी हो गए और 7 सीटों पे राजी नहीं हुए। सवाल ये भी उठता है कि 7 ज्यादा हैं या 4 ज्यादा हैं। अब जनता ने क्या उनके कान में कह दिया कि वो 4 सीटों पे राजी हो गए? सर, पिछले चुनाव में कितनी सीटें दी थी आपने जयंत चौधरी को, हाशमी साहब? जयंत चौधरी जी, हाशमी साहब, पिछले चुनाव में कितनी सीटें दी थी आपने और कितनी जीती थी जयंत चौधरी साहब ने? तो ये भी तो सोच रहे होंगे ना जयंत चौधरी। 4 देंगे तो 4, मतलब बीजेपी 4 देने जा रही है, उनको 4 पे जो है गठबंधन हो गया। अब जयंत चौधरी जी को भी पछतावा हो रहा होगा कि हम गलत आ गए। विचार भी नहीं नहीं साहब, जयंत चौधरी साहब तो खुले मंच से कह चुके हैं, और कल भी उन्होंने एक बयान दिया था कि 7 मजबूरी है, उनका बयान देना मजबूरी है ना जी। जो है चौधरी चरण सिंह जी को जो है उन्होंने सम्मानित कर दिया, तो सम्मान के लायक थे।
देश के बहुत बड़े नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे, उनको अगर भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित कर दिया, और दूसरा उन्हें उनके ऊपर जो लाठीचार्ज कराया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी याद नहीं रहा। लेकिन उनकी बिरादरी तो याद रखे हुए है कि जयंत चौधरी जी वहां जाके सेफ नहीं है, इसलिए उनकी बिरादरी भी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन साहब जाटलैंड जी, Incoming voice call. अभी आपने देखा होगा जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, उनका बयान सुना होगा आपने। जयंत चौधरी जी को पछतावा होगा वहां जाने के बाद में। नहीं, ये जयंत चौधरी खुद तय करेंगे ना हाशमी साहब, और उन्होंने खुद तय किया होगा कि हमें 7 सीटों में फायदा हो रहा था, या अभी 4, मान लीजिए 4 पे बातचीत चल रही है, उसमें फायदा होगा। जयंत चौधरी तो ये भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के साथ हमने पिछला चुनाव लड़ा था और पूरी हवा जो है वो पार्टी के खिलाफ थी, हम एक भी सीट नहीं जीते हैं, और इस बार राम मंदिर निर्माण के बाद जो लहर है खासतौर से पश्चिमी यूपी में, उसके बिना पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। देखिए, वो भी राजनीतिज्ञ हैं और वो भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो भी अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। उससे पहले वो विरोध करते थे। तो अगर आप अपनी सीटें जीतने के लिए, अपना दायरा बढ़ाने के लिए इस तरह से समझौते कर रहे हैं, तो जयंत चौधरी कर रहे हैं तो गलत क्या है? नहीं, जयंत चौधरी हम कहाँ कह रहे हैं गलत है? हम तो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं वो एक सीट पे राजी हो जाए, हमको क्या एतराज है? वो हमें 7 सीट से छोड़ के चले गए, वो एक सीट पे अकेले पे राजी हो जाए, क्या उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी मंत्री बना देगी, मुबारक उनके लिए, हम क्यों एतराज करेंगे उनपे? उन्हें अगर इस बात से खुशी है, फिर जनता की आवाज कहाँ है? ये तो इंडिविजुअल फायदे की बात है। वो अपने निजी फायदे के लिए गए हैं ना, जनता के फायदे के लिए थोड़ी गए। और जनता तो ये भी देख रही है, कल वो सेफ नहीं थे, उनके साथ में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, कल क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में, ये कोई गारंटी है? तो जनता तो देख रही है ना। उनकी बिरादरी के लोग, गवर्नर एक्स गवर्नर जम्मू कश्मीर कह रहे हैं ये उनकी बड़ी चूक है, बड़ी भूल है। अब उनकी बिरादरी कह रही है। ठीक है, तो मोहित दीक्षित जी, राम मंदिर से प्रभावित होकर जा रहे हैं, तो राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, राम मंदिर हमेशा के लिए बना। वहां तो कोई एक दिन के लिए थोड़ी बना राम मंदिर तो हमेशा के लिए बन गया, फॉरएवर हो गया। उसमें तो हमेशा लोग जाएंगे। तो राम मंदिर में रामचंद्र जी की पूजा होगी, भगवान राम की पूजा होगी, ना कि मोदी जी की। बिल्कुल, भगवान राम की पूजा होगी, ना कि मोदी जी की। बहुत बिल्कुल। देखिए, आज बीजेपी भी यही कह रही है। दरअसल कानपुर में यात्रा के दौरान एक पोस्टर लगाया था कांग्रेस ने, जिसपे राहुल गांधी को कृष्ण और अजय राय को अर्जुन बना दिया था, उनका रूप दे दिया था। तो बीजेपी भी यही कह रही है ना कि हम कृष्ण जी की पूजा करेंगे कि राहुल गांधी की करेंगे। राहुल गांधी को कृष्ण बना दिया गया है, तो ये ठीक था क्या हाशमी साहब? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं कह रहा, मैं कतई ठीक नहीं कह रहा। तो राहुल गांधी ने थोड़ी हमको पोस्टर लगाया होगा। अब जिसने भी जो है भगवान की शक्ल में राहुल गांधी को देखा होगा, उसकी आस्था होगी। क्या बात है सर, बहुत बेहतरीन डिफेंड कर रहे हैं आप। मोहित जी, आज एक पोस्टर चर्चा में रहा है, बहुत चर्चा में रहा है, और आपके चेहरे की थकावट बता रही है कि शायद आज आपने भी बहुत मेहनत की है कानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह का पोस्टर, जब राहुल गांधी को कृष्ण बना दिया गया, अजय राय पीछे से धनुष बाण खींचे हुए खड़े हुए हैं, अर्जुन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने सवाल दाग दिया है कि अब क्या राहुल गांधी को हम भगवान कृष्ण मन के पूजेंगे? नहीं, ये देखिए, ये निरर्थक बातें। भगवान राम या भगवान कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं होता, उनके गुण भले ही हम लोगों का एक हिंदू धर्म में अगर पैदा हुए सर, पोस्टर देखिए, किसी की भावनाएं हैं, किसी कार्यकर्ता की भावना हो सकती है, या किसी का षड्यंत्र भी हो सकता है। देखिए उसको सर, ये अरे सर, आप ही के पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं संदीप शुक्ला, षड्यंत्र बता रहे हैं सर आप। ये संदीप शुक्ला है, मैं दोनों रूप में उन प्रदेश के पदाधिकारी है आपकी पार्टी कार्यकर्ता की भावना है, तो उसको हो सकता है उनकी व्यक्तिगत भावना हो। व्यक्तिगत भावना सिंबल के रूप में ये नहीं बता दिया गया कि अर्जुन है या कृष्ण है, एक सिंबल के रूप में आज के। एक बार अगर पॉसिबल हो तो इसको फुल स्क्रीन चलाइए जरा, देखिए ना, पढ़िए ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति। पूरा ये तो सार्थक मंत्र है। ये हर बार होता है कि जब अधर्म की सर,
अगर संभव है एक बार फुल स्क्रीन चलाइए प्लीज। धर्म बढ़ने लगेगा तो पृथ्वी पर सद्गुणों को लेकर के आना ही पड़ेगा और सद्गुण ही अवगुण को खत्म करेंगे आकर के। ये एक कार्यकर्ता की भावना, उसमें उसने अपने नेता को उस रूप में देखा। मैं मानता हूँ गलत है, किसी व्यक्ति को भगवान के साथ तुलनात्मक करना बिल्कुल गलत है, लेकिन एक कार्यकर्ता की अगर भावनाएं किसी चीज को लेकर के आज के परिप्रेक्ष्य में, तो उसको उस भावना से देखना चाहिए, ना कि उसको बिल्कुल जोड़ करके कि नहीं भगवान ही मान के चल रहा है। उसने एक भगवान का अवतार माना, उसमें उसको लग रहा है कि नहीं ये अवतार आज मोदी जी के तानाशाही युग को अंत करने के लिए, आज जब हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है तो कहीं ना कहीं रोशनी की किरण के रूप में जब राहुल गांधी को आज वो जो इको गार्डन में बैठे रहते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, नहीं सर देखिए ना, एक सेकंड रुकिए ना, गलत को गलत कहना सीखना पड़ेगा। देखिए समाज राजनीति अपनी जगह है, लेकिन समाज की भावनाएं, लोगों की भावनाएं भी अपनी जगह है। गलत को गलत कहना सीखना पड़ेगा ना साहब। नहीं, मैं उसकी भावनाओं की इंटेंशन की बात कर रहा हूं। उसने जो प्रदर्शन किया वो अगर वो कृष्ण के रूप में, और ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि बड़ा रूप लेती है और उसका खामियाजा नरेंद्र मोदी जी को तो भगवान का अवतार, लोग बड़े बड़े मुख्यमंत्री भगवान का अवतार बता देते हैं, तो बड़े बड़े मंचों पे विधानसभाओं के अंदर बोला गया है। तो ये तो बिल्कुल अगर इसको लेकर के राजनीति होने लगी तो कहीं ना कहीं बहुत छोटे मुद्दे हो जाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी को अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, गिरिराज किशोर जी क्या कहते रहते हैं। तो ये चीजें अगर एक व्यक्तिगत बात को लेकर के अगर हम एक परिप्रेक्ष्य बनाने लग जाए, ये बात चलिए अच्छी बात है कि आप ये बात मान तो रहे हैं, ये बात आप मान तो रहे हैं, क्योंकि फिर अब जब मान रहे हैं तो मैं आपसे कल को सवाल करूंगा ना, अगर स्वामी प्रसाद वापस आएंगे, कि क्या कुछ कहा था डिंपल यादव ने, अखिलेश यादव ने, और उसके बाद उन्होंने कैसे वापसी हुई। लेकिन आशु अवस्थी राजनीतिक दल नहीं मानेंगे, हाशमी साहब भी नहीं मानेंगे और मोहित जी भी नहीं मानेंगे, भूपेश जी अब हमारे साथ नहीं है वो भी नहीं मानेंगे। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो समाज और लोगों के बीच इसका क्या संदेश जाता है साहब? जब राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा सड़क पर शराब पीकर लेटा हुआ है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, मैं गुजर रहा हूं और यहाँ का युवा नशे में ही तल्लीन रहता है, और जब इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं जिसमें राहुल गांधी को श्री कृष्ण बताया जाता है, अजय राय को अर्जुन बताया जाता है, क्या संदेश इसका समाज में जाता है और क्या असर पड़ता है आशु अवस्थी? जी बिल्कुल उमेश, आपको बता दें जिस तरीके से आज कानपुर में जो पोस्टर वाला जो मामला सामने आया है, उसके बाद में जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरह के विवादित बयान सामने आए हैं, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इन बयानों से, जिस तरह से जो आजकल लोग कर रहे हैं पब्लिक स्टैंड, तो यूपी में 2000 लोकसभा 24 के चुनाव है जिसको लेकर ये एक पब्लिक स्टैंड है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस है वो मरी हुई कांग्रेस थी बिल्कुल, जिसको राहुल गांधी जो है इस यात्रा के थ्रू वो जो कांग्रेसी है उनमें जान फूंकने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से जो इनके बयान सामने, बयानों में लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो युवा खासा नाराज देखा जा रहा है। और जिस तरह से कानपुर में जो पोस्टर कानपुर में जो पोस्टर वार हुआ है, पोस्टर में साफ तौर पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अजय लल्लू को जो है अर्जुन बना दिया गया, राहुल गांधी को श्री कृष्ण बना दिया गया है। तो जरूर कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो है राहुल गांधी को, उनको लगता है कि राहुल गांधी श्री कृष्ण है और जो अजय राय लल्लू है वो अर्जुन है। हालांकि अगर बात की जाए, लेकिन यूपी में अगर बात की जाए जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी निकले, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो उन्नाव की बात खासतौर पर की जाए कि उन्नाव के शास्त्री, मेरी बात सुन लीजिए उमेश जी, उन्नाव का शास्त्री चौक जहां पे लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा है, राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी था कि वहां पे आके वो माल्यार्पण करेंगे। वहां पे वो शास्त्री चौक आते हैं, आने के बाद में रक्त की थार में बैठते हैं, जनता से हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और इस पूरी भीड़ में अगर बात की जाए तो जो युवा है, युवा कहीं भी नहीं दिखाई दिए, जो और पार्टी के नेता है वो भी कहीं नहीं दिखाई दिए। हालांकि कार्यकर्ताओं में जोश था, होर्डिंग और बैनरों से पूरा उन्नाव पटा था, लेकिन जिस तरह से एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के लिए जो पब्लिक होनी चाहिए वो पब्लिक कहीं ना कहीं नदारद दिखाई दी है। बिल्कुल भीड़ कम थी, ऐसा तमाम सोशल मीडिया पर भी खबरें चली है। हाशमी साहब 10 सेकंड में अपनी बात पूरा कीजिए, उसके बाद मैं मोहित जी को वापस लूंगा। देखिए अभी आपने एक पोस्टर की बात की थी, सामने पोस्टर आपके दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ में ये मोबाइल है और इसमें मोदी के इस पोस्टर में बीजेपी ने भगवान राम को छोटा दिखाया है। और ये देखिए ये सामने दिखाई दे रहा है, मोदी जी भगवान राम की उंगली पकड़े हुए
उंगली पकड़ के जा रहे हैं। इस पोस्टर के बारे में भी चर्चा कर लीजिए थोड़ी बहुत सही आपने मोबाइल से खोज निकाली है हाशमी साहब, और इस पोस्टर के बारे में बहुत बृहद चर्चा हो चुकी है, और बिल्कुल आपकी ही लाइन दोहरा रहा हूं। आपसे कुछ देर पहले आपने कहा था, आप सुन लीजिए ना हाशमी साहब, बिल्कुल में आना चाहते हैं। एक सेकंड हाशमी साहब सुनिए ना, सरकार में आना चाहते हैं। हाशमी साहब सुनना सीखिए प्लीज, सुनना सीखिए। आपसे कुछ देर पहले आप ही ने कहा था कि पेपर लीक का जब मामला हुआ था, मैंने राजस्थान का उदाहरण दिया, तो आपने कहा कि राजस्थान में हो रहा था तो क्या उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो अब मेरा भी यही सवाल आपसे है कि अगर बीजेपी कर रही थी तो क्या आप भी करेंगे? बीजेपी को अगर आप दोषी मान रहे हो तो इसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अगर ये पोस्टर किसी ने बनाया तो ये भगवान की शक्ल में जो पोस्टर बनाया, मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं, ये भगवान की शक्ल में किसी इंसान का पोस्टर बनाना गलत, इसको नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन मैं उनकी भावनाओं को भी ठीक नहीं बता रहा, लेकिन ये संदेश कुछ और देना चाहते थे। दूसरी, शराब की जो बात कही थी आपने, राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि शराब माफियाओं का चलन बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर। सर कहना चाहते थे, ये शायद आपको उन्होंने फोन पर जानकारी दी हो, लेकिन वो कह नहीं पाए ना, वो कह नहीं पाए, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। अगर वो ये कह गए होते तो ये सवाल ही नहीं उठते साहब। ठीक है, इसके अलावा क्या आप इसको भी डिफेंड करेंगे? किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा में एक पत्रकार पर हमला होता है, उसको भी डिफेंड करेंगे बैठ करके सवाल पूछने पर? तो ऐसे तो कई मुद्दे आ जाएंगे ना हाशमी साहब। चलिए, मैं एक सवाल और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। जी प्लीज। उत्तर प्रदेश में आप रजिस्ट्री निकलवा के दिखवा लीजिए, सारी मोस्टली रजिस्ट्रियां जो है सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम है। इस कदर जमीन की लूट की गई है। सर आप वकील के पेशे पर वापस लौट रहे हैं, और ये आपका हो सकता है इंटरनल मामला हो, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। मोहित जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरा कीजिए, वक्त खत्म हो रहा, मुझे कार्यक्रम समाप्ति करनी है। देखिए, बात वही होगी कि किस मुद्दे को लेकर के हम बैठे हैं। अगर आज की बात है तो 2024 में हमको देश को बचाना, लोकतंत्र को बचाना है, और संगठन के जो बात हो रही है, गठबंधन के जो मुद्दे हो के ले जा रहे हैं, आज किसी में मनमुटाव है, कल उस मनमुटाव को सॉर्ट आउट करना, यही तो एक संवाद की बात होती है कि अगर किसी की कोई बात रखी गई है तो कल कोई किसी चीज को लेकर के पीछे था तो आज उस बात को दो लोग बैठ करके सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कोई पीछे 2 कदम लेगा। तो जनता हित में, देश हित में 2 कदम पीछे लेना कतई राजनीति में हम कहें उसको, आप उसको ईगो में नहीं ले सकते कि नहीं आप पीछे हट गए कल मान लेते। तो मेरा मानना यही है कि जितना संवाद होगा, जितना आपस में बातचीत होगी, उतना जनता के लिए सुखद होगा। जनता के संवाद और माइंड मेकअप करना, निर्णय लेना उचित होगा कि वो कहां जाकर के वोट डाले। अगर वो मोदी जी को अगर वो मोदी जी को वोट डालना चाहती है तो मोदी जी को डालेगी, मोदी जी को नहीं डालना चाहती तो इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा उसको डालेगी। कम से कम ये स्पष्ट हो, संवाद होता रहे तो ये अच्छी चीज है। समय समाप्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहित दीक्षित जी आपका भी बहुत शुक्रिया, एच हाशमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आशु अवस्थी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो तमाम जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश में 2 लड़के एक साथ आ चुके हैं, और उत्तर प्रदेश की सियासत की नई इबारत लिखने के लिए एक बार फिर मंच साझा करने को तैयार है। 17 सीटें इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है कांग्रेस, उसको समाजवादी पार्टी की ओर से दी गई है। 17 सीटें पहले भी अखिलेश यादव दावा कर रहे थे, हालांकि अब जो 3 सीटें कांग्रेस मांग रही थी उस पर भी बात नहीं बनी है। लेकिन उन सब के बावजूद आज यात्रा कानपुर में समाप्त हुई, और उसके बाद ये खबर आती है कि 17 सीटों पर गठबंधन तय हो गया है, और अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मंच साझा करेगी। ये 2 लड़कों का साथ 17 में जिन्हें सफलता नहीं मिली थी, 24 में कितने कदम एक साथ आगे बढ़ा पाएंगे, कौन सी नई इबारत लिख पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए ABC न्यूज़।